क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम टैक्स। अब तक अपन ने लास्ट क्लासेज में सेक्शन 60 पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट असेट्स ट्रांसफर गलत है, क्लबिंग होगी। फिर 61, 62, 63 पढ़े, रिवोकेबल इरिवोकेबल ट्रांसफर। मेन सेक्शन था 64, 1, 2 असेट्स जो है वो ट्रांसफर की वो किसी कंपनी में लाइफ पार्टनर जॉब करता है विदाउट पर्सनल स्किल और नॉलेज, और उसमें आपका क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, आपका और आपकी फैमिली का मिला के, तो क्लबिंग के रूल लगेंगे। ये बात अपन ने की थी। 6414 वाइफ को ट्रांसफर किया, वो क्लबिंग का रूल है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। 6416 सन्स वाइफ वाला बिजनेस में लगाते हैं, वो भी हो गया। फिर अपन ने पढ़ा 64178, वो तो क्या है कि किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर किया फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ सन्स वाइफ, वो भी क्या है गलत है। फिर 64.1 इंपॉर्टेंट सेक्शन माइनर वाला, माइनर की इनकम क्लब होगी जो उसने बिना मेहनत के कमाई, इंटरेस्ट, रेंट, लॉटरी, बिजनेस जिसमें मेहनत नहीं है, वो सब उसके मदर या फादर जिसकी इनकम ग्रेटर है उसमें ऐड होगी। माइनर डॉटर की भी ऐड होगी, बिल्कुल होगी, बिना मेहनत की इनकम ऐड होगी। क्लियर? चलो ये सारी बातें अपन ने की थी 64.1A के अंदर। यस, कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा आप लोगों ने? हो गया क्वेश्चन नंबर 8? चलो आगे चलते हैं। 64.1.2 क्या कहता है? अगर कोई इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड टू एचयूएफ प्रॉपर्टी, एक मेंबर ने, मेंबर क्या करता है, एक प्रॉपर्टी अपने एचयूएफ को यानी ज्वाइंट फैमिली को ट्रांसफर कर देता है। क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। वो एक प्रॉपर्टी मेंबर किसको ट्रांसफर कर देता है? अपने एचयूएफ को। एचयूएफ को ज्वाइंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है मेंबर। उससे अगर एचयूएफ को इनकम आती है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी पे टैक्स कौन देगा? इस इनकम पे क्या होगी? क्लबिंग, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मेंबर। क्लियर? यानी कोई अपने एचयूएफ को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, देगा तो उस पर क्लबिंग के रूल लग जाएंगे। टैक्स कौन देगा? वो मेंबर देगा। क्लियर है बात? बोलो कोई डाउट? चलो, ये कहता है कि भाई कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी एचयूएफ को तो उस पर क्लबिंग के रूल लगेंगे और उस पर टैक्स कौन देगा? एचयूएफ। लेकिन अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, मान लो कोई राम नाम का मेंबर है, परिवार का मेंबर, वो पास्ट में क्या करता है, अपने एचयूएफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन। वो तो मैंने यहां भी कहा कि भाई उस पर टैक्स राम देगा, पर मैं कह रहा हूं वो बाद में जाके एचयूएफ का क्या हो गया है? पार्टीशन। बाद में एचयूएफ का पार्टीशन हो गया है, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, पार्टीशन ऑफ अबव एचयूएफ लेटर ऑन। बाद में उस एचयूएफ का क्या हो गया? पार्टीशन। और वो जो प्रॉपर्टी थी ना, वो प्रॉपर्टी एचयूएफ की, वो प्रॉपर्टी कई लोगों में बट गई, कई लोगों में बट गई, कई लोगों में बट गई। क्या? राम के हिस्से में आ गई, मिसिस राम के हिस्से में आ गई, मेजर सन ऑफ राम उसके हिस्से में आ गई, माइनर सन ऑफ राम उसके हिस्से में आ गई, राम के अंकल के हिस्से में आ गई, और अंकल के हिस्से में आ गई। कितने लोगों में बट गई? जो प्रॉपर्टी खुद को आई, वाइफ को आई, माइनर बच्चे को आई, उस पे भी क्या लगेंगे? क्लबिंग के रूल। इस प्रॉपर्टी का बाद में क्या हो गया? बंटवारा हो गया, एचयूएफ टूट गया। वो एचयूएफ की हो चुकी थी प्रॉपर्टी जो आपने दी, बाद में एचयूएफ ने हिसाब किताब करके वो प्रॉपर्टी बांटी, टुकड़े किए, तो वो प्रॉपर्टी क्या है? 5 लोगों के हिस्से में आई, राम के खुद के, एक हिस्सा इसकी वाइफ के, एक मेजर लड़के के या बेटी के, या दूसरा हिस्सा माइनर लड़की या लड़के के, एक हिस्सा अंकल के, एक और हिस्सा किसी और के, भी ऐसा भी हो सकता था। पर मैं कह रहा हूँ नहीं, बस 1/5 सबके हिस्से में आई है, ये 1/5 1/5। तो उससे जो इनकम आ रही है, मान लो टोटल इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी,
सीधा इनकम वर्ड है, सीधा सोल्व करके दे रखा है। मान लो उस प्रॉपर्टी से इनकम 2 लाख है, तो 40,000 इसको मिली होगी इनकम, 40 को आएगी, 40 को आएगी, 40 को आएगी। पांच लोगों की प्रॉपर्टी होगी तो इनकम पांचों में जाएगी। तो जो टैक्सेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ राम, इन द हैंड्स ऑफ राम, राम के हिस्से में कितना जाएगा? खुद का शेयर, खुद का शेयर कितने रुपए है? 40,000। वाइफ का शेयर, उस ट्रांसफर प्रॉपर्टी में से वाइफ को कितना इनकम आएगी? 40। माइनर बच्चों का शेयर, माइनर सन का शेयर 40। लेकिन क्योंकि बच्चे की इनकम है तो 10-32 में बच्चे की बिना मेहनत की प्रॉपर्टी की इनकम है तो 1500 रुपये क्या कर देंगे एक बच्चे का? माफ। तो इसकी इनकम में कितना जाएगा? 1,18,500। जो मेजर लड़के में गया वो राम टैक्स नहीं देगा, उस पर मेजर लड़का खुद देगा। चाचा ताऊ को गई उस पे टैक्स वो देंगे। राम की इनकम में तो जो उसके हिस्से में आई इनकम वो प्लस वाइफ के हिस्से में आई, माइनर बच्चे के पास आई क्योंकि वो माइनर है इसलिए उसको भी पेरेंट्स में जोड़ना है। लेकिन माइनर का 1500 रुपये पर चाइल्ड माफ करके इस तरह से इनकम निकाल लेना कि अगर किसी मेंबर ने एचयूएफ को प्रॉपर्टी दी, लेटर ऑन वो एचयूएफ क्या हो गया? पार्टीशन। जो इनकम राम को, उसकी वाइफ को, माइनर बच्चे को आएगी उस पर टैक्स राम दे देगा। मेजर लड़के को आएगी कोई क्लबिंग नहीं, टैक्स कौन देगा? मेजर लड़का खुद देगा। बोलो कोई डाउट इस पॉइंट में? एक क्वेश्चन में एग्जांपल भी है, नीचे पढ़ लो, पेज नंबर 10 पे एग्जांपल दे रखा है, पढ़ लो। मिस्टर के ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी जिसकी एनुअल इनकम 2 लाख है अपने एचयूएफ को दे दी, जिसमें 4 लोग हैं, के, मिसिस के, मेजर सन, माइनर सन, इसका ठीक है। एक बेटे का नाम राम है, एक बच्चे का नाम श्याम है, तो के और खुद की वाइफ मिसिस के, तो ये इनकम 2 लाख है ना, चारों में बांटो। यहाँ 5 किए थे, इस क्वेश्चन में क्या है? 4 पार्ट है, चारों में बांटो 50-50-50। जो खुद वाइफ और माइनर बच्चे को आई 50-50-50 1.5 लाख, 1500 रुपये बच्चे का माफ कर देना, कितना आ जाएगा? 1,48,500। टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी? 1,48,500। समझ आया ये चीज? बोलो कोई भी डाउट? सेक्शन 61 और 64 में क्या फर्क है? 61 तो रिवोकेबल ट्रांसफर की बातें करता है ना, कि किसी को दे दी, किसी भी अनजान को दे दी, किसी को भी दे दी, जेन्युइन ट्रांसफर करो। गलत ट्रांसफर है तो क्लबिंग के रूल लगेंगे। लेकिन 64 तो रिलेशनशिप में बातें करता है, किसी के लोगों की बातें नहीं करता वो। 64 1 2 भी किसकी बात करता है? लाइफ पार्टनर को सैलरी आ रही है, कुछ और इनकम आ रही है, कहाँ से? एक फर्म या कंपनी से जिसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। 1 4 वाइफ को दी कोई प्रॉपर्टी फ्री में, या वाइफ ने हस्बैंड को दी तो क्लबिंग। 64 1 6 सन्स वाइफ, यानी ये रिलेशनशिप में बातें करता है और वो रिवोकेबल गलत ट्रांसफर की बातें करता है। यही बेसिक डिफरेंस है, वहाँ रिलेशनशिप हो चाहे ना हो, लेकिन 64 तो रिलेशनशिप की ही बातें करता है। क्लियर? नेक्स्ट 65 रीड ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आईसीआई ने लिखा नहीं, पर फिर भी मैं करवा रहा हूं नॉलेज के लिए। मान लो हस्बैंड अंडरग्राउंड हो गया इनकम कमा के, मिल ही नहीं रहा। क्या हुआ? पास्ट में हस्बैंड ने वाइफ को एक एफडी दी 10 लाख वाली, ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन। फ्री में वाइफ को क्या दे दी गई? एफडी। इस एफडी का इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट ऑन दैट एफडी 1 लाख। वाइफ को मिला वो, क्योंकि एफडी हस्बैंड ने वाइफ को दे दी। इसकी पर्सनल लाइफ में अदर इनकम कितनी है? इसकी अदर इनकम 6 लाख है। ये इनकम पे क्लबिंग का रूल लगेगा? बोलो लगेगा। क्लब इनकम याद रखना, मैंने कल भी बताया था, क्लब इनकम की नेचर नहीं बदलती। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी है तो हस्बैंड की भी हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट है तो हस्बैंड की भी अदर सोर्सेज, और अपने लॉस काट सकता है वो, बिल्कुल काट सकता है। मान लो हाउस प्रॉपर्टी में हस्बैंड को पर्सनल लाइफ में लॉस है, पर्सनल लाइफ में, और हाउस प्रॉपर्टी में वाइफ की इनकम आके हस्बैंड में क्लब हो रही है 30% काट के नेट, तो वो हस्बैंड की हाउस प्रॉपर्टी होगी, उसमें वो पर्सनल लाइफ का हाउस प्रॉपर्टी लॉस काट सकता है। हाँ काट सकता है, नेचर वही रहती है इनकम की। चलो मैं कह रहा हूं हस्बैंड की इनकम कितनी होगी? जीटीआई कह लो या टीआई कह लो, और हस्बैंड फरार है, मिल नहीं रहा,
भाग भूग गया परेशान होके घर से। अब इनकम टैक्स क्या कितना टैक्स ले सकता है? सेक्शन 65 कहता है मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ स्पाउस ऑन क्लब्ड इनकम। हस्बैंड फरार है, इनकम टैक्स दे नहीं रहा, इनकम टैक्स वाइफ के पास आ गया, कहती है हस्बैंड कहाँ है तुम्हारा, टैक्स लेना है। वो कहते ढूंढिए, मुझे भी बता देना, कई दिन हो गए ढूंढ रही हूँ मैं भी, मिला नहीं कहाँ है। वो कहते जी चलो ढूंढ तो रहे हैं, बाकी आप हमें पता है कि आपके पास उनकी क्या हिसाब की एफडी है, उस पर इंटरेस्ट भी आया। कहती तो वो तो हस्बैंड है मेरे, एफडी दे के मेरी है वो तो एफडी। वो कहते फिर टैक्स तुम भरो। कितना टैक्स बनता है वैसे इस पे? फाइनल टैक्स टोटल पे 7 लाख पे। उम्र लगा लो, भागने की उम्र 60 से कम ही होगी 60 के बाद क्या भागेगा? चलो एज इसकी मान लो कोई, चलो 35 साल सारी है। ओके, बनाना टैक्स 12,501 हो गया, 20,001 हो गया, 34,500 प्लस 4% एजुकेशन सेस, 40 प्लस 12,500 52,500 प्लस 4% एजुकेशन 54। अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा 115 बीएससी नहीं लगाते हम, 115 बीएससी स्पेशल कहेगा तो लगाएंगे। उसमें 5 लाख से 7.5 लाख पे 10% होता है, 7.5 से 10 लाख पे 15% होता है, 10 लाख से 12.5 लाख पे 20 होता है, 12.5 से 15 लाख पे 25 और 15 लाख के बाद 30। लेकिन अगर वो लगाते हो दिक्कतें बहुत हैं, बताया था मैंने। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्ट वो जो मिलता है अपने को लॉस, सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेकार वो नहीं होएगा, आएगा ही नहीं लॉस। और 33AB और ये कुछ डिडक्शंस हैं ABA, ये नहीं मिलेंगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है, ये 1500 रुपये वाली मिलती है, ये भी नहीं मिलेगी। मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं अगर 115 BSc ऑप्ट करते हो। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया भी, सरकार ने बनाई पता नहीं क्यों है, इतनी दिक्कतें हैं, कौन इसको ऑप्ट करेगा, मान के चलो इतनी दिक्कतें हैं उसमें। चलो आपको ना बोले तो आप सिंपल रूल लगाया करो, सिंपल रेगुलर 54,600। अब इनकम टैक्स तंग कर रहा है वाइफ को, 54,600 तुम भरो। कहते तुम्हारे पास हस्बैंड के 10 लाख की तो एफडी पड़ी है, लाख रुपए उस एफडी पे क्या है, तुम्हें इंटरेस्ट आया, वाइफ को परेशान कर रहे हैं इनकम टैक्स के, तुम भरो। तो क्या आपको लगता है वाइफ से वसूल लेगा इनकम टैक्स सारे पैसे 54,600 हस्बैंड वाले? तो हस्बैंड के टैक्स ना भरने पे वाइफ की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होती है? सेक्शन 65 कहता है प्रोपोर्शनेट एवरेज रेट से टैक्स, मैक्सिमम लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड। वाइफ कहती है जी मैं कितने भरूंगी? टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की टोटल इनकम पे इनटू क्लब्ड इनकम वाला टैक्स, बस प्रोपोर्शनल टैक्स। 54,600 टैक्स कितने पे है? इनटू कितना? इससे ज़्यादा इनकम टैक्स नहीं मांग सकता। और अगर अब भी ऑफिसर तंग कर रहा है, वाइफ कहती कंप्लेंट कर दूंगी, अगली बार जेल में मिलेगा तुम। और क्या भाई, एक लिमिट है, आपको पार पता होनी चाहिए। वाइफ कहती मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, मुझे पता है सेक्शन 65 होता है, उसके अकॉर्डिंग मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी सिर्फ क्लब्ड इनकम पे टैक्स देने की है, अकेले 1 लाख पे तो टैक्स बनने का भी नहीं वैसे भी। तो ये एवरेज रेट से टैक्स बन गया, इसका मतलब एवरेज रेट ही तो होगी। एवरेज रेट इसी को बोलते हैं टोटल टैक्स, टोटल इनकम करना। एवरेज रेट कितनी आ गई? 54,600 बटा में 7 लाख इंटू 100। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, एवरेज परसेंटेज ऑफ टैक्स 54,600 बटा में 7 लाख इंटू 100, 7.8%। तो वो कहेगी 1 लाख पे मैं 7.8% 7,800 देने के लिए लायबल हूं। इससे ज़्यादा तो मेरे से बाय लॉ आप ले ही नहीं सकते, पावर ही नहीं ऑफिसर के पास। वो कह रहे क्यों तुम्हें 1 लाख मिले नहीं? जो इंटरेस्ट वाले, चलो एफडी ना, कहते बिल्कुल मिले, तो ही तो तेरे को 7,800 रुपये दे रही हूँ, नहीं तो वो भी ना देती। अगर 10 लाख हस्बैंड दे गया और मैं बैंक में ना डालती, मुझे इनकम ना आती, तो मैं एक फुटी कौड़ी भी इनकम टैक्स को ना देती। सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सेक्शन 65 कह रहा है, और हमें लोग की रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, वो ऐसे ही कहते हैं ना परिवार वाले बाद में।
वही होता है, कोई क्रिमिनल के घर वालों पे पुलिस पहुंच जाती है तो क्रिमिनल के घर वाले, अभी हो रहा है ना वो एक मर्डर, सिंगर के मर्डर केस में पुलिस जिसके घर में जा रही है, कलावली का बंदा पकड़ा है जो उससे फैन बन के उसके घर में चाय पीता रहा, पहले फ़ोटो खिंचाता रहा, उसी ने खबर दे दी भी अभी निकल रहा है घर से, वो पकड़ लिया कल, वो तो अंदर ही मरेगा वो तो, उसको तो छोड़ते नहीं वो। लेकिन उसके घर वालों के पास जा रहे हैं, वो घर वाले पहले पता ही होता है घर वालों को, जिनके बच्चे बदमाश होते हैं, एक के घर वाले तो साफ कह रहे हैं जी वो नशे नुशे करता है, उसको हमारी तरफ से तो गोली मार दो चाहे, कालावली वाला जो पकड़ा है उसके घर वाले ये कह रहे हैं उसको गोली मार दो चाहे अगर वो इन्वॉल्व है। एक और पकड़ा तरन तारण पंजाब के अंदर, उसके घर वाले कह रहे हैं अंदर से कागज ला के दिखा रहे अखबार की कटिंग, ये देखो बेदखल कर रखा है हमने, तो हमारे से कोई लिंक नहीं है उसका। मतलब उनको पता ही होता है भी अपने बच्चे बदमाश हैं, उन घर वालों को पता होता है भी कोई हमें तंग करेगा, वो तैयारी करे बैठे होते हैं पहली, ये वाले एक्सपल्शन वाले और वो जो मैं आपको रूटीन लाइफ में बताता हूँ, उनके अभी तक 2 का नाम है, उन्होंने यही सामने से यही जवाब मिला कि हमारे से कोई लिंक नहीं है, ताकि नहीं तो दुनिया उनको मारे पीटेगी, घर वालों को तंग करेगी। फैन तो फैन ही होते हैं, उनको गुस्सा आ जाए तो वो कुछ भी कर दे, तो घर वाले तो खुद को डिफेंड करने के लिए यही कह रहे हैं जी उनको मारो कूटो कुछ मर्जी करो, हमने तो उनको निकाला हुआ है। और चाहे वो कहने की बातें होती हैं, चाहे वो आते जाते घर पे ही रहते हों, मान के चलो, पर वो तैयारी की होती है। तो हमें पता होना चाहिए, और पुलिस घर पे एक्शन नहीं ले सकती। क्राइम जिसने किया है वही बंदा क्या है उसमें गिल्टी है, उसी पे एक्शन होगा। वो किसी परिवार का है तो उसे, हाँ उस परिवार के पास सबूत है, उन्होंने उसको छिपाया है, जगह दी है, तो पुलिस एक्शन ले सकती है, वरना नहीं। ऐसे नहीं कि उनके परिवार का है तो पुलिस उनको तंग करेगी ना, ये हर एक का राइट है भाई, हमने क्राइम नहीं किया, जिसने किया उसको पनिशमेंट मिलेगी। बिल्कुल वैसा ही वाइफ की मैक्सिमम लायबिलिटी आपको पता होनी चाहिए क्या हो सकती है। बाकी ये रीड ओनली है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपकी बुक में से 65 हटा दिया गया है। चलो हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने कर दिया, एक एग्जाम्पल नोट्स में किया हुआ है, पढ़ लेना। नेक्स्ट पे नोट्स टू द चैप्टर क्लबिंग। क्लबिंग के चैप्टर के कॉमन नोट्स क्या हैं? नोट्स टू द चैप्टर क्लबिंग में ये लिखा है, क्लबिंग सिर्फ इनकम की नहीं, क्लबिंग किसकी होगी? लॉस की भी। बार बार बता चुका हूं, हस्बैंड ने कर्जे वाला घर दे दिया वाइफ को फ्री में, और उससे वाइफ को क्या आ रहा है? लॉस। इनकम कम आ रही है, लॉस, तो हस्बैंड को लॉस का फायदा मिलेगा। हाँ, इनकम हस्बैंड ने 20 लाख वाइफ को दिया, उसने एक बिजनेस में लगा दिया जहां से उसे लॉस आया, तो 64 1 4 और 6 क्या कहता है कि भाई बिजनेस से लॉस आएगा प्रोपोर्शनेट, जितना फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर हस्बैंड का पैसा और वाइफ का पैसा उस रेशो में लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए, कौन शेयर करेंगे उसे? दोनों। तो क्लबिंग लॉस की भी होगी, और अच्छी बात है, लॉस की क्लबिंग हो जाए तो हस्बैंड खुश है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम को वो उड़ा देगा। और नेचर नहीं बदलती, बार बार कह रहा हूं, अगर हस्बैंड ने वाइफ को शेयर दिए, वाइफ ने वो शेयर बेच के कैपिटल गेन कमाया, वो गेन भी किसके लिए टैक्सेबल है? हस्बैंड। लेकिन वाइफ को शेयर दिए, वाइफ को बोनस शेयर मिले, दोनों बेच के गेन आया, बोनस शेयर के गेन पे तो टैक्स कौन देगी? वाइफ। ओरिजिनल शेयर के गेन पे टैक्स कौन देगा? हस्बैंड। हस्बैंड में आके भी वो हेड वही रहेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सेम। एफडी दी इंटरेस्ट वाइफ की इनकम में, और हस्बैंड में जाके जुड़ेगा, वो क्या बनेगा? अदर सोर्सेज भी बनेगा। क्या क्लब्ड इनकम में से लॉस एडजस्ट हो सकते हैं? यस, बता चुका हूं, लॉस एडजस्ट हो सकते हैं। तो और एक बात, चलो यहां से एक पॉइंट देखना एक बार, फॉर द क्लबिंग इनकम लॉस की भी होती है। सेकंड पॉइंट, पहले इनकम किसके हाथों में सोल्व कर लो? रिसीवर। सुनो, मान लो मैंने वाइफ को फ्री में घर दिया, वाइफ को रेंट भी आ रहा है, म्युनिसिपल टैक्स भी बढ़ रही है, लोन का इंटरेस्ट भी है। पहले क्लबिंग ना करो, पहले टैक्सेबल इनकम निकाल लो, जैसे कैटेगरी वाइज जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्स लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, और सॉरी स्टैट्यूटरी डिडक्शन लेस क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। वो इनकम नेट निकाल लो, 80,000 आ गई, हस्बैंड में जाके 80 जोड़ दो। आपको कि सर बात तो वही है, लेकिन पहले आप सोल्व कर लो, नेट टैक्सेबल इनकम आएगी। क्लबिंग करनी है कि नहीं? अब देख लो, क्लब करनी है तो नेट टैक्सेबल इनकम हस्बैंड में जाके जोड़ लो। इससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं सर उसमें क्या है, वो तो हस्बैंड के लिए भी कैलकुलेशन वैसे ही कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, नेट इनकम आएगी। ओके, एक और कहता है हेड सेम रहेगा। जेएच घोटला के केस में कहा कि क्लब इनकम में नेचर नहीं बदलती। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर वाइफ को पैसा दिया, वाइफ ने किसी पार्टनरशिप में लगा दिया, सुनो, वाइफ को पैसा दिया, वाइफ ने किसी पार्टनरशिप में लगा दिया, वहां से वाइफ को क्या आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कौन सा हेड की इनकम है?
पीजीबीपी, सेक्शन 28 कहता है पीजीबीपी। हस्बैंड में जाके भी वो क्या होगी, पीजीबीपी, हेड नहीं बदलेगा, अदर सोर्सेज नहीं बनेगा। और वाइफ को सैलरी आती है, उसकी क्लबिंग होनी नहीं, क्यों नहीं होनी हस्बैंड में, आप बताओ। हस्बैंड ने वाइफ को पैसे दिए, वाइफ ने बिजनेस में लगा दिए, उस पैसे से जो इनकम आई, सैलरी, नौकरी करा के वाइफ को, वो हस्बैंड में क्लब होगी, क्यों नहीं होगी? एक मिनट, हाँ जी। अगर वो क्वालिफाई नहीं है, मान लो वाइफ एक फर्म से में पैसा लगाती है जिसमें पैसा हस्बैंड ने दिया है, वाइफ इज डूइंग नथिंग इन दैट फर्म, उस फर्म में कुछ नहीं कर रही, फिर भी उसे सैलरी आ रही है, मान लो 10,000 रुपये महीना, 50,000 काट देंगे स्टैंडर्ड, 70,000 रुपये टैक्स वाइफ देगी कि हस्बैंड देगा? हाँ, हस्बैंड देगा। हाँ जी, क्या कहते हो? एक पार्टनरशिप फर्म से सैलरी आ रही है जिसमें वाइफ वर्किंग नहीं है, वहाँ से 10,000 रुपये के हिसाब से सैलरी आ रही है बिना मेहनत के, क्या उस पर टैक्स वाइफ देगी कि हस्बैंड देगा? कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो फर्म खर्चा डाल ही नहीं सकती। वो खर्चा किसका डाल सकती है? वो फर्म वर्किंग पार्टनर का। कोई भी पार्टनरशिप फर्म वर्किंग पार्टनर को ही सैलरी दे सकती है। जो पार्टनर वर्किंग नहीं है, सेक्शन 40B उनको सैलरी देने पे, कमीशन देने पे रोक लगाता है। हाँ, अगर वर्किंग पार्टनर है तो उसको 40B की लिमिट के अंदर सैलरी दे सकते हो। वो लिमिट क्या है? बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख तक 150 और बुक प्रॉफिट का 90% विच एवर इज हायर। अबव 3 लाख पे क्या? 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। इस पे एक टॉपिक बना के लास्ट में मैं सिलेबस के करूंगा, ठीक है। चलो, थोड़ा बहुत बिजनेस में आता है, ठीक है। ये कहता है नेचर ऑफ इनकम वही रहती है। और क्या क्लब्ड इनकम में से डिडक्शन भी मिलेगी? क्या दिक्कत है जब इनकम वही है? हाउस प्रॉपर्टी हस्बैंड की भी हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज हस्बैंड की भी अदर सोर्सेज। तो हस्बैंड के पांचों हेड में जुड़ जाएगी तो हस्बैंड 80C से U तक की डिडक्शन ले लेगा। और क्या ले लेगा? कौन रोकता है? 80C से U तक की डिडक्शन वो हस्बैंड ले सकता है। क्लियर? लास्ट टॉपिक की ओर बड़े चलते हैं। क्या? डीम्ड इनकम, पकड़ा हुआ पैसा। डीम्ड इनकम, सीधी बात है, ये पकड़े हुए पैसे के केसेस हैं सारे। अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज इनकम क्या कहता है? कोई भी ऐसा पैसा सेक्शन 68 से 69D, 68 टू 69D, ये सारे सेक्शन पकड़े हुए पैसे के हैं। पकड़ा हुआ मतलब घर में रेड पड़ी, कैश ही निकला। अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन मीन्स अगर मान लो तनिष्क के घर में रेड पड़ी और 50 लाख रुपए निकला और 50 लाख रुपए इसकी बैलेंस शीट में भी है, तो दिक्कत है कोई? अगला कहता लो मेरी बैलेंस शीट देख लो, 50 लाख उसमें है। कहता अभी तो 50 है, पहले तो 1.5-2 करोड़ आम ही होता है कैश हमारे पास। तो फिर थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत तो तब है जब आपकी बुक्स दिखा रही हैं कि कैश 5,000 रुपये और रेड पड़ी, घर में निकला 75 लाख रुपए दुकान पे। पूछा कहाँ से आया? जवाब नहीं। यह जवाब है तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसे क्या मान लिया जाएगा? इनकम। और पकड़ी हुई इनकम पे टैक्स आपको पता है बहुत ज़्यादा लगता है। इस पे टैक्स 115 BBE 78% टैक्स लगाता है। टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम कितना टैक्स लगता है? 115 BBE। वो कहता है जी इस पे टैक्स लगाओ 60%, फिर 60 का 25% क्या लगाओ? ये 75 आ गया, 75 का 4% क्या लगाओ? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इफेक्टिव टैक्स कितना है? इफेक्टिव टैक्स कितना है? 78। सीधा 78 याद करो। इसमें कोई खर्चा लेस होता है पकड़ी हुई इनकम में से? ना। कोई लॉस सेट ऑफ होगा? ना। लास्ट टाइम ना थोड़ी कंफ्यूजन थी। इनकम तो ठीक है, चलो लॉस सेट ऑफ लीगल बिजनेस के करने के नहीं, कंफ्यूजन थी लोगों के माइंड में। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्पेशल कहा इस करंट बजट में कि अनडिस्क्लोज इनकम में से कोई भी लॉस या खर्चा एडजस्ट नहीं होगा। ये काला पैसा है, बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है। इस पर टैक्स बढ़ के पीछा छूटेगा। कितने %? 78। पकड़े पैसे का मीनिंग क्या है? ये मीनिंग कौन बताता है? सेक्शन 68 से 69D। ये कहता है जी अनएक्सप्लेन मनी। अनएक्सप्लेन मनी मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है, जवाब है तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं।
एक आदमी बर्तन साफ करता है किसी छोटी दुकान पे, रेड पड़ी, उसके घर में 4 करोड़ रुपए निकला। उससे पूछा कहाँ से आया, कोई जवाब नहीं दे रहा। एक्चुअल में होता क्या है, आप सोचो जी उसने इतना कमा लिया होगा ना। एक्चुअल में क्या होता है, सेठ सूट रख देते हैं घरों में। जो नौकर होते हैं ना, आप देखो अपने आसपास भी आपको लोगों की दुकानों पे और मिल जाएंगे, जो उनके वर्कर हैं ना, उनके नाम करा देते हैं प्रॉपर्टी, पैसा। उनको होता है इनके कौन रेड मारेगा, अपने घर में रखेंगे तो रेड हो सकती है और चोर भी आ सकते हैं। गरीब के घर में जाके रख देते हैं, कहते उसके घर में कौन घुसेगा, क्या तो मिलेगा इसके घर में, ऐसा। तो वहाँ माल छिपा देते हैं लोग। प्रॉपर्टी मिलेगी लोगों की, कोई कहता है मेरे नाम इनकम टैक्स की इंक्वायरी हो जाएगी, अपने नौकरों के नाम प्रॉपर्टी करवा देते हैं और नौकर उसको बुला के साइन सुइन करवा के चल बेटा चल चल, बस उसे पता ही नहीं होता क्या हो रहा है मेरे साथ। भी प्रॉपर्टी तेरी लिख ले रहे हैं तेरे नाम, उसे पता ही नहीं मेरे नाम प्रॉपर्टी है। कई बार आपको लगता है ना वो तो दबा के बैठ जाए, वो तो तब बढ़े ना जब कागज जो उसे पता, उसे बुलाया साइन कराए, उसे पता ही नहीं किस चीज़ पे साइन करा रहे हैं। इतनी हिम्मत मालिकों के आगे बोलने की होती है क्या। एक बार मैं बात कर रहा था, कोई कहता जी कनाडा में यूएस में इलेक्शन होते हैं ऑनलाइन, अपने घर बैठे मोबाइल से आप वोटिंग कर सकते हो, ठीक है, अगर जाके बूथ पे करनी है वहाँ कर दो। तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, इंडिया में नहीं हो सकता। जिस दिन इंडिया में हो गया, पता क्या करेगा फैक्ट्री वाला, वो तो लोगों से बार्गेनिंग करेगा नेता से, मेरे 500 वर्कर के वोट हैं, कहते सबको लाइन में बिठा के सामने वोट डलवाऊंगा फ़ोन पे। तो आप रोक लोगे, सोचो आप, क्या इतने आज़ाद हैं हमारे वर्कर, आम आदमी ना। वो तो और ज़्यादा बुरा हाल है। कम से कम वहाँ जाके वोटिंग में तो अंदर छिप के बंदा कैसे मर्जी वोट कर दे, पता नहीं लगता किधर वोट किया है। डरा तो आज भी लेते हैं लोग, आज भी डरा लेते हैं, भैया बता दूंगा देखना, भाई पता लग जाएगा मेरे को तूने कहाँ वोट डाला है। और आधे तो डर भी जाते हैं, क्या पता सेठ बड़ा खूंखार है, इसको कहीं से पता लग गया भी वोट कहाँ डाला है, कहीं सीसीटीवी आ गई रेल बना देगा, छोड़ जो कह रहा है वहीं डाल दो। आधे आज भी डर जाते हैं, उनको हौसला नहीं होता ना, उनको होता है सरकार का क्या है, पोल खुल गई तो भाई हाँ ये सज्जन कुमार ने वोट कहाँ डाला है, उसका नाम सज्जन कुमार है जो हुआ है, तो इसने वोट कहाँ डाला है तो पता लग जाएगा। बड़ा बुरा हाल है, इंडिया में लोग डर जाते हैं। एक सीए का इलेक्शन था और एक जूनियर स्टूडेंट था मेरा, वो स्पेशल बेचारा पूछता है सर पता तो नहीं लगता किसको वोट डाला है। वो बच्चे को क्या पता, भी नया नया सीए बना, 21-22 साल की एज है, और उससे होता है भी पता नहीं कोई दिक्कत हो जाए, बड़े फ़ोन आ रहे हैं कहीं में किसी को। वैसे सीए का इलेक्शन है, प्रोफेशनल का है, तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं, पर फिर भी बंदा सोचता है यार मैं रिलेशन ख़राब होते हैं और होते हैं, तो ये चीज़ है। पर होती है दिक्कत, पता लगता नहीं वैसे कोई भी। इंडिया में सिस्टम स्ट्रिक्ट है, वैसे इलेक्शन में नहीं पता लगता कौन किधर वोट डाल गया। डराने वाले वैसे डरा देते हैं लोगों को, और डर जाता है बेचारा, कहता है क्या पता लग जाए। तो चलो, अनएक्सप्लेन मनी पकड़ा हुआ पैसा है, किसी के रेड पड़ी, कैश निकला, या कैश डिपॉजिट इन बैंक निकला, एफडी निकली, शेयर डिवेंचर निकले, इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, पता लगा रिलायंस इंडस्ट्री में लगा रखा है पैसा, इधर लगा रखा है, उधर लगा रखा है, म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, पूछा कहां से आया, बुक्स में 30 लाख और निकला है 2 करोड़, कहां से आया, वो पैसे पे क्या है, टैक्स लगेगा। अनएक्सप्लेन मनी, सरकारें एक्शन ले तो होता है, पकड़े जाते हैं लोग, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा ऐसा ही है। जब तक आप सरकार में हो कुछ नहीं होता, जब सरकार से निकल जाते हो तो तब सारी इंक्वायरी बैठती है, चेकिंग होती है। अभी हरियाणा में एक एक्स सीएम भी एक्सेस प्रॉपर्टी के केस में जेल गए हैं, फालतू प्रॉपर्टी थी, तो इंक्वायरी हो तो पता लगता है ऐसी चीज़ें। चलो, तो ये बता रहा है क्या इनकम है क्या नहीं। तो चलो, और क्या हो सकती है अनएक्सप्लेन मनी। ज्वेलरी निकली, ज्वेलरी से बड़ा प्यार है लोगों को, छुपा के रखनी भी आसान है। एक्चुअल में ज्वेलरी क्या है, गोल्ड ले लो, वो थोड़े में बहुत करोड़ों लाखों का रखा जा सकता है, और कल को आंधी तूफान आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ अर्थक्वेक आ जाए तो लेके भागना भी आसान है। उसको एक ईंट है मान लो उस शेप में लेके भाग लेगा, 10 किलो की है मान लो, 5-4 करोड़ की हो जाएगी एक ही, तो वो लेके जाना भी, कैरी करना भी आसान है। नोट फिर भी मुश्किल है, और उसको ज्वेलरी को फिर भी क्या कैरी करना उतना मुश्किल नहीं। लोग लगाते हैं काला पैसा सारा ज्वेलरी में। मैंने आपको बताया था वो गोल्ड मोनेटाइजेशन और गोल्ड सॉवरेन, वो लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि लोगों के पास वाइट में मनी नहीं है। वाइट में मनी हो तो फिर शायद ज्वेलरी में लगाए ना लोग। आधा पैसा तो हिंदुस्तान में ज्वेलरी में लग रहा है ब्लैक वाला, कि दिखता नहीं है, चलो ठीक है डायमंड वायमंड का सेट ले दो वाइफ को, लाखों रुपए का, प्रॉपर्टी संभली रहेगी, पता भी नहीं लगेगा, ऐसा है, इसलिए लेते हैं लोग। और फिर बेचना भी आसान है, ज्वेलरी में थोड़ा इजी है,
प्रॉपर्टी वगैरह बेचना मुश्किल होता है, पता लगता है। ज्वेलरी तो 2 नंबर में बेच आते हैं किसी ज्वेलर को। तो ये चीज़ है। तो वो पकड़ी ज्वेलरी, पूछा कहाँ से आए, जवाब नहीं है, तो क्या ये इनकम। या अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कोई ढिंडोरा पिट गया बाजार में कि इन्होंने इतना खर्चा किया है, अनएक्सप्लेन्ड कौन सी होगी? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट पकड़ी गई, कोई गोल्ड ज्वेलरी पकड़ी गई, ज्वेलरी वगैरह। कोई अनएक्सप्लेन्ड क्या है? एक्सपेंडिचर। आपने बहुत बड़ी कोई कोठी बना ली, कोई बंगलो बना लिया, महंगी कारें ले ली, ठीक है, फॉरेन घूमने जा रहे हैं, जवाब नहीं है पैसे कहाँ से आए। तो इनकम टैक्स के कानों में भी खर्च पहुंची, कैसे करके पैसा लगाए, वो आपसे पूछेंगे कहाँ से आया, जवाब नहीं है। तो ये भी क्या है? अनएक्सप्लेन्ड मनी। जयललिता का नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना है? अभी एक्सपायर होगी ना, वो एक्ट्रेस थी, सीएम थी उधर साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में थी वो। अम्मा अम्मा बोलते थे उनको। एक्ट्रेस थी, अनमैरिड थी वैसे वो, पर उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर रखा था। उस बच्चे की शादी की थी उन्होंने। काफ़ी बड़ा आलीशान प्रोग्राम था और बड़े केसों में फंसी उसके बाद वो, और सारे इंडिया में चर्चा थी उसकी। इतना पैसा लगाया हुआ था कि जो इनविटेशन कार्ड गए थे, बताते हैं, वो रियल सिल्वर पे गए थे, सिल्वर के कार्ड थे कि इनविटेशन के नाम पे लोगों के घर में चांदी पहुंच गई। और जो भी बारात में आया था, वो शादी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको आशीर्वाद देने आए लोग, उनको क्या है, सबको गिफ्ट दिए गए, कम से कम स्कूटर, किसी को बाइक, जो किचन में काम करने वाले बंदे भी थे उनको भी इतना बांटा गया। 40 किलोमीटर का टेंट लगा था, 40 किलोमीटर, आप सोच लो 40 किलोमीटर का टेंट का मतलब। और उनकी जो म्यूजिकल पार्टी थी उसमें आदित्य पंचोली, अनुराधा पंडवाल और ये सारे बॉलीवुड वाले आए हुए थे, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं। और जहाँ पे बैंकेट हॉल था और जहाँ पे वो वेडिंग सेरेमनी चल रही थी, गाड़ियों में जाना पड़ता था। 40 किलोमीटर, ये तो फतेहाबाद जाने बराबर हो गया। कभी खाना खाने कहाँ जाना है? कहते वहाँ जाना है। 40 किलोमीटर का टेंट था, बताते हैं। और जो घर पे रेड निकली तो साड़ियाँ और सैंडल करोड़ों रुपए के थे। जैसे आजकल वो करोड़ों की रिस्ट वॉचेस का ट्रेंड है ना, ये सेलिब्रिटी डाल के घूमते हैं, 2 करोड़ वाली घड़ी, 3 करोड़ वाली घड़ी, ऐसे। तो वो वैसी उसके पास क्या थी? साड़ियाँ, सैंडल, क्योंकि एक्ट्रेस तो थी, वो शौक होते हैं जैसे। एलईडी थी महंगी, करोड़ों की। काफ़ी पैसा पता लगा और काफ़ी इनकम टैक्स के केस चले उनके ऊपर। जयललिता लास्ट में डेथ ही होगी, बस वो सस्पिशियस कंडीशन में डेथ होगी उनकी, तो फिर केस फाइलें बंद होगी। तो ये ऐसा पैसा कभी लगता है ना, तो चर्चा दूर दूर होती है। और इनकम टैक्स, चलो ये तो बहुत बड़ी चर्चा होगी, ये तो हिंदुस्तान में पूरे में होगी, लेकिन कई बार आस पड़ोस चर्चा होती है। इधर मानसा पंजाब है, बरनाला मानसा इधर पंजाब है, बरनाला रोड की तरफ, वहाँ एक शादी हुई थी, उसकी भी चर्चा खूब हुई थी। उन्होंने भी खूब पैसा लगाया था, हाथी पे दूल्हा बैठ के जा रहा है, इस तरह, मतलब राजे महाराजाओं की तरह। तो इंक्वायरी उठ जाती है जब भी कोई इतना बड़ा पैसा लगता है शादी पे। हवेली बना ली, कोठी बना ली बड़ी, टैक्स भरते नहीं इतना, ठीक। फॉरेन टूर पे कोई बंगलो ले लिया इधर उधर। ज़्यादातर ऐसे लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लोगों के नाम लेते हैं, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वो प्रॉपर्टी लेते हैं कोई यार दोस्त के नाम, रिश्तेदारों के नाम, ऐसे, तो उसको डिटेक्ट करना अक्सर मुश्किल हो जाता है ऐसे। या घर से दूर लेते हैं कि किसी को पता ना लगे, किसी को पता ना लगे। सिरसा एक बार मैं हरिद्वार जा रहा था टैक्सी में, तो जहाँ जाके ऋषिकेश रुकना था, जहाँ रुकना था टैक्सी लेके गया था मैं मेरी फैमिली के साथ। तो उन्होंने बताया, कहता जी आपको तो जानते होंगे, सिरसा में उनका घर है। मैंने कहा किन का? उन्होंने बताया। मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैं कहा यार बड़े छुपे रुस्तम हो, यहाँ ऋषिकेश में गंगा किनारे घर बना रखा है। मतलब लोगों ने पैसा बताते नहीं, और वो जिनका था वो नोन ही थे मेरे। जब उसने बताया उनका है, मैंने कहा कमाल हो गया। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा ये, कहता जी लिया था हमने, आप रहना, खुलवा देता हूँ गेट, ऐसे रुक जाओ। गंगा किनारे बहुत महंगी जगह होती है, क्योंकि सारा दिन वहीं सामने ही बहती है गंगा, उस पर बना रखा था उन्होंने। तो लोगों का पैसा ना इधर उधर ऐसे छिपा के दूर लगाते हैं। और कभी इनकम टैक्स की इंक्वायरी हो तो पता भी लग जाता है कहीं ना कहीं से, और पता लगने पे ये सारे पैसे पे क्या है, अभी मोदी सरकार ये एक्ट लाने जा रही है, बेनामी। ज़्यादातर ऐसा पैसा ना जो दूर, मान लो आप रहते हैं लोकल सिरसा और आपकी प्रॉपर्टी गोवा में है, केरला में, क्यों आप यहाँ रहते हैं, इसका मतलब ये पैसा डाउट का केस है, ये पैसा जरूर हिसाब किताब में नहीं है। ये लॉजिक क्या है, बंदा यहाँ का प्रॉपर्टी इतनी दूर, तो शायद वो छिपाने के इरादे से ही है। सरकार का वो एक्ट ऐसे ही है, पता लगाओ प्रॉपर्टी हरियाणा में, हरियाणा के बाहर वालों की कितनी है, और ज़्यादातर शक के घेरे में ये वाली प्रॉपर्टी, इंक्वायरी कराओ।
ऐसे ही होता है। आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं हरियाणा में, तो आपके पास पैसा आ गया, मान लो कहीं से, कोई भी ऑफिसर है, चलो कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई सरकारी ऑफिसर ले लो, पैसा आ गया, वो हमेशा अपना पैसा बाहर लगाएगा स्टेट में। कहाँ लगाएगा? रिश्तेदार रहता है शिमला, चलो वहाँ ले लो एक आधी प्रॉपर्टी, कोई रिश्तेदार रहता है राजस्थान, वहाँ ले लो, वैसे, ताकि निगरानी भी रिश्तेदार की और अपनी स्टेट से बाहर हो जाए, चेकिंग में ना आए ज़्यादा, ऐसा करते हैं। ये ब्लैक का पैसा है। और हुंडी पकड़ेगी, हुंडी मतलब समझते हो, कच्ची पर्ची हुंडी, जिसमें लिखा है इतने पैसे मैंने इससे लिए, इनकम टैक्स कहता है किससे लिए वो भी बता दे और तेरे पास पैसे मिले हैं। कह सर पर्ची देख लो सर, मैंने तो लोन लिया है। लोन लेता तो तू किससे लेता? चेक से लेता, ड्राफ्ट से लेता। ये कच्ची पर्ची पे लोन, लोन नहीं, ये तेरी इनकम मानेंगे। वैसे तू बता किससे आए हैं, उसको भी लपेटेंगे हम। मतलब ये कच्ची पर्चियों पे पकड़ा गया ना पैसा, कोई नहीं सुनेगा कि तूने लोन लिया है, कोई नहीं मानेगा कि ये लोन है। इसे लोन ना माना जाए। ये पकड़े पैसे पे टैक्स कितना लगेगा? 30%। एक कंपनी है, खासकर कौन सी कंपनी? ये छोटी छोटी क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट। मैंने तो पहले ही कहा है, सरकार की इन कंपनियों पे बड़ी नजर है। ये ब्लैक का पैसा ही एडजस्ट करने के लिए बनती हैं। अगर कोई छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी है, यानी क्लोजली हेल्ड कंपनी, वो कह रही है जी शेयर एप्लीकेशन मनी आई है कहीं से, पैसा शेयर होल्डर से, जब उनसे रिकॉर्ड मांगा गया कहाँ से आया, कोई ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वगैरह से पूछा गया कहाँ से आया, तो उनके पास जवाब नहीं है बताने को कौन है ये। भैया तुम्हें कोई पैसा दे गया एप्लीकेशन के नाम से, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है तुम्हारे पास, हम कैसे मान लें ये शेयर सब्सक्राइबर है, ये तुम्हारा पैसा है, ये ड्रामा है, नौटंकी है, हम तुम्हें इसमें क्या मानेंगे? अनडिस्क्लोज इनकम की वजह से 78% टैक्स लगाएंगे। क्लियर बोलो? तो पढ़ लो यहाँ से, मैंने पढ़ दिया वैसे सारा। ये कैश क्रेडिट का मतलब बैंकों में जमा पैसा निकला है, कहीं पड़ा है खातों में, इसी में कह रहा है डीम्ड इनकम में। नीचे कहता है एक छोटी कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी, कहता है जिसकी बुक्स के अंदर क्या आ रही है? शेयर कैपिटल आ रही है, लेकिन शेयर कैपिटल देने वाले का कोई रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं है, तो असेसिंग ऑफ या रिकॉर्ड है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं। ये ना बड़ा घोटाला है इंडिया में। पॉलिटिकल पार्टियों को जो दान आता है ना, सरकार ने पीछे इंक्वायरी करवाई कि तुम्हें जो दान दे रहा है वाकई डोनेशन दे रहा है, देते कहाँ हैं? अपने ही पैसे होते हैं इनके, 2 नंबर के, दिखा देते हैं डोनेशन देंगे। जब मीडिया में इंक्वायरी की तो पता लगा, दान देने वाले के एड्रेस पे गया मीडिया, तो पता लगा कि डोनेशन देने वाले एड्रेस पे उस नाम का आदमी कभी रहता ही नहीं था। दूसरा, कोई दान दे रहा है ओबामा के नाम से, कोई MK गांधी के नाम से डोनेशन दे रहा है, जो कि है ही नहीं दुनिया में। मतलब वो पैसा क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का काला पैसा होता है। जब आपको दान देने वाला कोई पता ही आइडेंटिटी नहीं है, कौन है कौन नहीं, तो अपना पैसा होता है। ऐसी कोई कंपनी है क्लोजली हेल्ड, 2 नंबर के काम इन्हीं कंपनी में होते हैं। पब्लिक कंपनी में तो बहुत मुश्किल है शेयर का इशू लाना, और उसके लिए बड़ी फॉर्मेलिटी करके प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू होता है, आसान नहीं है। लेकिन ये जो कंपनी है ना, छोटी छोटी प्राइवेट और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, वो तो क्या करती हैं? घर परिवार के लोग, इन लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया और ये रिकॉर्ड नहीं है पैसा देने वाला कौन है, तो इसे क्या मान लिया जाए? अपना पैसा कंपनी का। और इस पे टैक्स कितना लगाया जाए? 78%। आगे चलो। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट बता दिया, जवाब नहीं है। अनएक्सप्लेन मनी बता दिया, जवाब नहीं है। पैसा हार्ड कैश कहाँ से आया? या बुक्स में कैश जितना है, या इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी जितनी है रियल में उससे ज़्यादा मिलती है, जवाब नहीं है। बड़ा शादी ब्याह में खर्चा है, गाड़ी पे खर्चा है, और खर्चा है, जवाब नहीं है। हुंडी पर्ची पे पैसा पकड़ा गया, हम लोन नहीं मानेंगे उसे। लोन लेना है तो अकाउंट पे चेक से लेने का रूल है। अगर लोन का पैसा है तो तू दिखा कैसे लिया तूने, वो तो तूने क्या है लिया ही नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, हम तेरी इनकम मानेंगे। ड्रम है ये पर्ची, हुंडी, ये चीज़ जहाँ पैसा पकड़ा गया। शॉर्ट में कोई भी अनएक्सप्लेन मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, तो कोई भी कैश ये पकड़ा गया प्रॉपर्टी पैसा, इस पे 78% टैक्स है। 60 प्लस 25% प्लस 4%। कोई अलाउंस, कोई खर्चा इसमें से कम नहीं होगा, कोई एक्सपेंडिचर लेस नहीं होगा। नीचे लिखना है, लिख लो, नो लॉस इज टू बी अलाउड टू बी एडजस्टेड आउट ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। इसमें से ना कोई लॉस कम होगा, ना कोई इनकम कम होगी। खत्म। अब करते हैं क्वेश्चंस 2-4। समझ आ गया नहीं? ये क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 9 देखना, 9 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है 9 में? वो कह रहा है डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एक्स एंड हिज वाइफ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड मार्च 22। मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स की इनकम बतानी है आपने मुझे, बताओ क्या क्या इनकम एक्स और मिसिज एक्स की। एक्स और वाइफ एक फर्म में पार्टनर है जहां से प्रॉफिट आ रहा है 18 और 10, तो मिस्टर और मिसिज एक फर्म में पार्टनर है जहां से प्रॉफिट आ रहा है, क्या करूं? ये एग्जाम्प्ट है सेक्शन 10(2)(a) में प्रॉफिट फर्म का क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म सेक्शन 10(2)(a) के अंदर क्या है? एग्जाम्प्ट है। सेकेंड, क्या इनका 16 साल का बेटा है जो फर्म में किसी फर्म में पार्टनर बनाया है। बच्चे की इनकम बाद में देखते हैं, पहले मम्मी पापा की इनकम देख लें। क्यों? क्योंकि बच्चे की इनकम क्लबिंग में आती है, तो पहले मदर फादर की इनकम देख लो। थर्ड क्या कहता है? कहता है हाउस प्रॉपर्टी एक्स के नेम से वाइफ ने ट्रांसफर की, कब? 1 दिसंबर 21 को पैसे पूरे लेके। ध्यान देना, फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन, फ्री नहीं है, एडिक्वेट है। तो प्रॉपर्टी 3000 रुपये किराए पे है। देखो वाइफ ने हस्बैंड को कब ट्रांसफर की? अच्छा, वाइफ को ट्रांसफर की एक्स ने। कितने महीने हस्बैंड मालिक है? 1 दिसंबर 21 तक 3000 रुपये पर मंथ किराया है। 8 महीने हस्बैंड मालिक है 24,000। 24,000 में से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 30%। कितनी इनकम आ जाएगी? 7200 कम कर दो तो 16,800। सही है। और वाइफ की रेंट की इनकम कितनी आएगी? रेंट वाइफ की 3000 रुपये के हिसाब से 4 महीने का रेंट वाइफ को आएगा, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं। स्टैच्यूटरी डिडक्शन 30% कम कर दो, कितनी? 3600। तो वाइफ की इनकम में कितने रुपए जाएंगे? 8400। अगर ये फ्री दिया होता ना फिर क्लबिंग होती, पैसे लिए पूरे, कोई क्लबिंग नहीं। आगे चलो। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ₹1,00,000 और 80,000 रुपये के 2 साल पहले खरीदे गए एक्स और उसकी वाइफ के नाम। एक्स के नाम कितने डिबेंचर हैं? 1,00,000। वाइफ के नाम कितने डिबेंचर है? 50, जिसपे इंटरेस्ट कितना आता है? 14%। कहता है हिज वाइफ हैड इन पास्ट ट्रांसफर 50,000 टू आउट ऑफ हर इनकम टू एक्स फॉर परचेज ऑफ डिबेंचर इन एक्सेस नेम। समझदार वाइफ है। वाइफ को लगा होगा कि हस्बैंड के नाम कम और मेरे नाम ज़्यादा हो तो अच्छी बात नहीं है। पास्ट में वाइफ ने 50,000 किसको दिए? हस्बैंड को। ये लो जी, क्या खरीद लो? डिबेंचर। तो इस 1,00,000 के डिबेंचर में 50 के डिबेंचर कौन से हैं? जो वाइफ ने दिए थे। यानी इस पे क्या होगा? क्लबिंग। तो हस्बैंड को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने पे आएगा बोलो? 50,000 का 14% कितना? 7। और वाइफ को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा? वाइफ को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खुद के नाम कितने हैं? 80। हस्बैंड के नाम खरीदे 50, भैया वो भी तेरे में क्लब होगा। 14% कितना? करो 1800। आगे चलो, क्या कहता है? फिफ्थ, एक्स ने 50,000 वाइफ को ट्रांसफर किए 98 में विदाउट एनी कंसीडरेशन। एक्स ने 50,000 वाइफ को ट्रांसफर किए विदाउट एनी कंसीडरेशन, जो कि वाइफ ने मिस्टर वाई को लोन पे दे रखे हैं। अच्छा, 50,000 बड़ी पुरानी बात है, 98 20-22 साल पहले हस्बैंड ने किसको दिए? वाइफ को। वाइफ ने वो पैसे का क्या किया? ईयर 98 में क्या हुआ? एक्स ने वाइफ को क्या कर दिए? ट्रांसफर। कितने पैसे? 50,000 ट्रांसफर। वाइफ ने आगे क्या दे दिए? लोन टू वाई। ये पैसा लोन दे दिया वाई को। इस पे इंटरेस्ट है 20,000 पिछले सालों में, इंटरेस्ट है 20, वो भी वाई को लोन दे दिया। यानी 50,000 तो ये दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन अबव 50,000, वो जो पास्ट ईयर का 20 है वो भी लोन में किसको दे रखा है? टोटल लोन ऑन वाई कितने रुपए का हो गया? वाई पे लोन 70 है। पिछले सालों में क्लबिंग होती रही होगी 20,000 की पिछले सालों में। इस साल बोलो कितने % इंटरेस्ट आता है वाई से? 10%। तो इंटरेस्ट फ्रॉम वाई कितना आया? वाइफ को 70,000 का 10% कितना आया? 7। पर नहीं, इसमें से क्लबिंग कितने? ओरिजिनल 50,000 का 10% तो हस्बैंड में जा जुड़ेगा 5।
लेकिन इनकम ऑन इनकम की नो क्लबिंग, कोई क्लबिंग नहीं होगी। इनकम ऑन इनकम, पास्ट के ब्याज पे ब्याज आया है तो इसकी कोई क्लबिंग नहीं होगी। 20,000 का 10% कितने रुपए हो गया ये? 2,000, इसकी कोई क्लबिंग नहीं होगी। तो 2,000। आप यहां पे क्या जोड़ लो, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू वाई, इसमें कितना चला जाएगा? 50,000 का 10% कितने रुपए? नहीं, हाँ ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू वाई, इनकम ऑन इनकम की कोई क्लबिंग नहीं। इनकम ऑन इनकम कितने रुपए है? 20 के 10% की कोई क्लबिंग नहीं। पढ़ा था अपने, इनकम पे इनकम, पास्ट के सालों की इनकम पे कोई क्लबिंग नहीं। सही है, बोलो आगे चलो। क्या कहता है? एक्स ने 50,000 रुपये ट्रस्ट को दिए जिससे इन्वेस्टमेंट पे इनकम आ रही है कितनी? 5,7500 में 5,000 सन्स वाइफ को, 2,500 पोते को आ रही है। ग्रैंड सन पे तो कोई रूल ही नहीं है ऐसा। अपने माइनर बेटा अपना हो, ग्रैंड सन नहीं, माइनर सन पे क्लबिंग, ग्रैंड सन पे नहीं। यानी क्लबिंग सिर्फ क्या है? वाइफ सन्स वाइफ को उस ट्रस्ट से आ रही है इनकम, वाइफ को सन्स वाइफ को आ रही है। यस, तो आप देखो इंटरेस्ट या इनकम फ्रॉम ट्रस्ट, कितनी इनकम आ रही है ट्रस्ट से? टू सन्स वाइफ, सन्स वाइफ को कितनी आ रही है? ग्रैंड सन नहीं, सन होता तो भी जोड़ लेता, ग्रैंड सन नहीं। तो बस इनकी अदर इनकम जोड़ना, कितनी कितनी अदर इनकम बच्चे के बिना? 26,600, 28,600, क्या ये 28,600, इसकी जोड़ना 33,800। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2, अब पढ़ता हूं क्या कहता है। किसकी इनकम ज्यादा है? कहते हैं इनका 16 साल का बेटा एक फर्म में पार्टनर है जहां से उसे 8,000 प्रॉफिट आ रहा है और 18,000 का क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म टू माइनर सन, कितने रुपए आया उसे? वहां से फर्म से क्या आ रहा है बच्चे को? 18,000 इंटरेस्ट आ रहा है और प्रॉफिट का शेयर कितना आ रहा है? इसको तो कुछ ना करो, 10(2)A में ये तो क्या होता है? एग्जाम। इसे पढ़ के क्या करूंगा? आगे बढ़ो। आगे इसमें कहता है कि भाई कैपिटल बच्चे ने अपने पैसे लगाए थे। मैंने आपको बार बार क्या बताया, अपने वाले पैसे से कोई मतलब नहीं होता। बात है ये इंटरेस्ट बिना मेहनत का है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम फर्म, कितने रुपए? 18,000 बिना मेहनत का है। तो सेक्शन कौन सा है ये? 64(1)A। इसमें से सेक्शन 1032 में कितने माफ कर देंगे आप? 1500। तो हस्बैंड की इनकम ज्यादा थी ना, मदर से तो ज्यादा फादर की इनकम थी, इधर जोड़ दिया तो कितना आ गया ये? बोलो, कोई भी डाउट? किसी को भी प्रॉब्लम? हो जाएगा ये? कोई भी डाउट? अच्छा क्वेश्चन है, हटा दूं। बच्चे की इनकम मैंने बाद में जोड़ी क्योंकि चक्कर ये पड़ रहा था, क्योंकि मदर फादर में जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें ऐड करते हैं। तेज सही है, हो जाएगा? कोई भी डाउट? हाँ जी बोलो। बच्चे को जो प्रॉफिट आया मैंने क्यों नहीं जोड़ा? 10(2)A लग गया, 10(2)A माफ करता है। इंटरेस्ट बच्चे की मेहनत की इनकम नहीं है, इसलिए 64(1) क्या कर देगा? क्लब। क्योंकि एक बच्चे की इनकम जुड़ी है, 1,500 रुपये माफ भी हो गए, 1032 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11,
क्या कहता है 11 में, कहता है फॉलोइंग इनकम ऑफ एक्स एंड फैमिली मेंबर गिवन है और आपको जीटीआई डिटरमाइन करनी है। क्या इनकम गिवन है, देखो एक्स मिसिज एक्स और माइनर बच्चे की, एक्स की, मिसिज एक्स की और माइनर चाइल्ड की। कौन कौन सी इनकम की बातें कर रहा है, देखो इनकम एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, हाँ जी चाइल्ड आर्टिस्ट है वो तो एक्टिंग करके कमा रहा है, क्या क्लबिंग होगी ना, इस पे टैक्स कौन देगा, बच्चा, नो क्लबिंग, क्योंकि ये कैसे कमाए हैं, एक्टिंग से कमाए हैं। नेक्स्ट, बिजनेस से 40,000 लॉस है हस्बैंड को, बिजनेस से क्या है 40,000 लॉस। आगे चलो, थर्ड, सैलरी इनकम फ्रॉम एक्स लिमिटेड इन विच मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर हैं 25%, वहां सैलरी कमारी 80, लेकिन क्या इसके पास नॉलेज है, वाइफ एक कंपनी से सैलरी कमा रही है 80,000 एक्स लिमिटेड से, जिसमें हस्बैंड के पास और उसके परिवार के पास 20% से ज़्यादा शेयर हैं। नीचे पढ़ो नोट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट मिसिज एक्स पोसेसिस बीकॉम डिग्री एंड वर्क्स एज अकाउंटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, फिर तो सही है, कोई क्लबिंग नहीं। सैलरी टू मिसिज एक्स फ्रॉम एक्स लिमिटेड, और ये विद क्या है, स्किल एंड हार्ड वर्क है, यानी वो क्या है, वहां पे वो रियल में नौकरी करती है अकाउंटेंट की, बीकॉम कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपए 80, कोई क्लबिंग नहीं, टैक्स वो लेडी देगी। थर्ड, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फार्म, हाँ जी क्या करूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फार्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फार्म क्या होता है 10 to A, ना भूल जाना, माफ होता है, लॉस आए इनकम आए क्या होती है माफ। पर ये पॉइंट हिंट दे गया है, क्या हिंट दे गया, देखो ये पॉइंट क्या हिंट दे देगा, ये बता जा रहा है कि इसमें हस्बैंड का हिस्सा कितना है 4/10, 40%, हस्बैंड का हिस्सा 40%। तो आप देखो 10% किसका है, बच्चे का, हाँ जी बोलो। एक AB एंड सन्स नाम, AB एंड कंपनी नाम की एक फर्म है या जो भी है, उसमें 40% हिस्सा हस्बैंड का है और 10% किसका है, बच्चे का है, यानी एक्स का क्या हो गया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। वहां से क्या कहता है, नीचे पढ़ो, कमीशन आ रहा है किसको, वाइफ को। अच्छा चक्कर ये है, कमीशन फ्रॉम AB एंड कंपनी टू मिसिज एक्स, कितना आ रहा है देखना 20,000। नीचे नोट दे रहा है, सेकंड पढ़ना क्या कह रहा है, मिसिज एक्स डजंट रेंडर एनी सर्विस टू AB एंड कंपनी, मिसिज एक्स AB एंड कंपनी उस फर्म में कोई काम धंधा नहीं करती है, इट मीन्स शी इज डूइंग नथिंग इन AB एंड कंपनी, सो सेक्शन 64(1)(2) is to be applied because husband has substantial interest। ऊपर वाले पॉइंट ने हिंट दे दिया कि इसमें रेशियो 40% हस्बैंड का है, 10% बच्चे का है, यानी हस्बैंड और उसकी फैमिली का कितना शेयर है, आधा, हमें तो 20% ही चाहिए, ठीक है ना। तो हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वहां पे वो काम करती नहीं, तो इस सैलरी पे क्या, यहाँ पे एक्स हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन PQ एंड सन्स है, क्या है AB एंड कंपनी, ओके, AB एंड कंपनी में एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एंड मिसिज एक्स डजंट रेंडर एनी सर्विस, वहां पे वो काम कुछ भी नहीं करती, तो कौन सा सेक्शन लग गया 64(1)(2) के अकॉर्डिंग ये इनकम किस में जुड़ेगी, हस्बैंड में, कितनी है 20, क्लबिंग होगी, वाइफ में कटेगी, हस्बैंड में जुड़ेगी। लास्ट, इंटरेस्ट की इनकम 8,000 हस्बैंड की, 5,000 वाइफ की, 4,000 बच्चे की। पहले मुझे ये बताओ नीचे नोट नंबर 3 क्या कह रहा है, कहता है जो मिसिस को इंटरेस्ट आ रहा है ना इन्वेस्टमेंट से, 40,000 हस्बैंड ने दिए थे, 40 अपने लगाए थे, इसका मतलब इंटरेस्ट इनकम हस्बैंड की खुद की कितनी है ऑन 8,000, और वाइफ का इंटरेस्ट कितना है, जो वाइफ का इंटरेस्ट 5,000 है ना, उसे आप 40,000 की रेशो में बांट दो, क्यों, क्योंकि उसमें 2500 क्लब होगा, 2500 वाइफ की इनकम में आएगा, क्योंकि
वाइफ को जो 5,000 इंटरेस्ट आ रहा है वो 80,000 रुपये पे आ रहा है, जिसमें से हस्बैंड ने कितने दिए थे? 40 कह रहा है वो। हस्बैंड ने कितने दिए थे? 40। तो हस्बैंड के 40 और 40 खुद के वाइफ के, तो 80,000 हो गए। 80 पे 2500 रुपये आ रहा है, सही है। 80 पे 5,000 आ रहा है, तो 40 हस्बैंड वाले। ये बच्चे का इंटरेस्ट ठहर जो पहले इनकम विदाउट माइनर चाइल्ड इनकम देख लो ना, मदर फादर किसकी ज़्यादा है? फादर साहब तो लॉस में लग रहे हैं मेरे को। 40,000 यहाँ लॉस है, 20, 8 और 2500, 9500 लॉस। मदर फायदे में है, 82,500। बच्चे की खुद की इनकम कितनी है? अच्छा सैलरी थी क्या वर्ड? तो इस सैलरी में 50,000 रुपये क्या दे देना? स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) सेक्शन वाली। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दे के इसकी क्या आ जाएगी? 30 और 5, 30 और 32,500 ना, ठीक है। बच्चे ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन बच्चा मेहनत एक्टिंग कर रहा है ना, एक्टिंग तो कितने भी कमा सकते हैं, तो वो नहीं देखनी ना। बच्चे की ये इनकम तो बिना मेहनत किए कितने रुपए? 4,000। ये तो बिना लेबर के हैं। किस में जुड़ेंगे? मदर फादर हुआ है ग्रेटर इनकम। माइनर का इंटरेस्ट सेक्शन बताओ। 64(1) ने किस में जोड़ दूं? मदर में। कितने रुपए? 4,000। इसमें से 1032 की क्या मिल जाएगी मदर को? डिडक्शन। तो फाइनल आंसर हस्बैंड का लॉस है, मदर फायदे में आ गई कितने? 35,000 और ये 60,000। किसी को भी डाउट? अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आया? और देखना 10th और देखो। क्वेश्चन नंबर 10 बताना। कहता है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए के रिगार्डिंग क्या डेटा दे रहा है? मिस्टर ए, मिसिज ए और माइनर चाइल्ड के रिगार्डिंग बोलो किसकी कितनी इनकम है? ए, मिसिज ए और माइनर चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में ए, मिसिज ए और बच्चे की इनकम बतानी है। बताना क्या कहता है? मिस्टर ए के पास एफडी है 5 लाख की, किस बैंक में? बैंक ऑफ इंडिया में। उसने क्या कहा बैंक को कि एफडी का 9% ब्याज जो है किसके अकाउंट में डाल दो? मिस्टर बी के, जो सन ऑफ हिज ब्रदर, कहते उसकी एजुकेशन में काम आएगा। यानी ना ए ने कहा बी के बेटे के अकाउंट में डाल दो, मेरा भतीजा है, कहता पढ़ लिख जाएगा कुछ बन जाएगा, कहता उसके अकाउंट में ब्याज डाल दो। ये कौन सा सेक्शन लग गया? पहला सेक्शन 60। यू कांट ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। तो आप ये इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, ये गलत है। सेक्शन 60 लग गया, ये क्लबिंग के अंदर आएगा। ये इनकम किस में जुड़ेगी? मिस्टर ए में। कितनी जुड़ेगी? करना 5 लाख का 9% कितने रुपए? सही है। आगे चलो। कहते हैं मिस्टर ए का 75% शेयर है एक पार्टनरशिप में, जहां मिसिज को कमीशन आ रहा है 25,000 रुपए उस फर्म से, ठीक है। मिसिज ए पोसेसिस नो टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। फिर वही बात आ गई ना, वाइफ वहां बिना मेहनत के कमा रही है, सैलरी फ्रॉम, कहां से? सैलरी आ रही है एक फॉर्म से। तो ये कौन सा? 64(1)(2) लगा दो। वहां वो काम वाम नहीं करती है, कोई नॉलेज नहीं है। हस्बैंड का शेयर 75% है, 20% से कहीं ज्यादा है, तो ये किस में जुड़ेगा? 25। ठीक है, सही है। आगे चलो। थर्ड, एक गिफ्टेड फ्लैट है मिसिज ए को विदाउट कंसीडरेशन। कब दे दिया? साल के पहले दिन। ड्यूरिंग द ईयर उसे नेट इनकम कितनी आ रही है लेडी को? नेट इनकम वर्ड मतलब डिडक्शन काट कूट के है 52। क्या होगा बोलो? क्लबिंग होगी। वाइफ को हस्बैंड कोई इनकम दे दे तो क्लबिंग की जरूरत, प्रॉपर्टी दे दे तो क्लबिंग की जरूरत नहीं है। विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन दे दे तो वो घर ही किसका है? हस्बैंड का। कौन सा सेक्शन कहता है? 27 कि अपने माइनर बच्चे को या स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन दे दे तो ट्रांसफर ही क्या है? डीम्ड ऑनर। तो मालिकी कौन है इस घर का? हस्बैंड। तो टैक्स हस्बैंड ही भरेगा इस घर पे। यस। हाँ, अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट होता तो अलग बात होती। तो रेंट कितने रुपए है उस घर का? बोलो। 52,000। रेंट और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वर्ड लगा दो सीधा। कितने रुपए? 52,000। आगे चलो।
फोर्थ, मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए माइनर सन को दिए कि तू बिजनेस में लगा दे, और वो बच्चा वहां से 20,000 रुपये कमा रहा है। अब देखो यहां कुछ लिखा नहीं, बच्चा उस बिजनेस में कोई मेहनत मुहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ नहीं लिखा। तो बच्चे की ये इनकम आपको वर्किंग नोट लगा के ही सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं मान रहा हूं कि वो मेहनत नहीं करता, ये बिजनेस की इनकम है, बिजनेस इनकम ऑफ माइनर। पैसा भी फादर साहब ने दिया है, किसमें जोड़ दिया मैंने, फादर साहब में। उनको 1032 1500 रुपये क्या कर दिए, माफ भी कर दिए। समझ आया? क्लबिंग होगी ना, बोलो। 27 सेक्शन लगेगा। अगर 27 लग गया ना, यहाँ 1500 रुपये की डिडक्शन नहीं मिलेगी। फादर ही डीम्ड ओनर हो गए तो इनकम ही उनकी है, पर वो प्रॉपर्टी में होता है डीम्ड ओनर, हमेशा याद रखना, प्रॉपर्टी में लगता है वो। अगर फादर साहब ने अपने माइनर बच्चे को प्रॉपर्टी दे दी तो फादर साहब ही क्या उसके डीम्ड ओनर। वो माइनर के केस में या वाइफ के केस में हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 27, किसी और चीज़ में नहीं है। कोई और चीज़ दे दी तो भी क्लबिंग का रूल लगेगा। सेक्शन 64(1) ने कहता है 1500 रुपये बच्चे की डिडक्शन भी मिलेगी। सही है? आगे चलो, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ के बाद फिफ्थ कहता है माइनर सन ने कैसे कमाया है। कहता है एक्चुअली इनको लेबर से इनकम है, एक्टिंग उक्टिंग करके मेहनत करके बच्चे ने कितना कमाया है, 20। क्लियर कह रहा है। कहता है कोई इनकम कमाई है बच्चे ने, कोई बिजनेस किया है जिसमें स्किल हार्डवर्क टैलेंट से कमाया है, स्किल हार्डवर्क टैलेंट से कमाया है, तो इस पे क्लबिंग होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए की पेंशन 10,000 रुपये महीना है, उनकी और इनकम नहीं है। और कहता है मिसिज ए की सैलरी 20,000 रुपये महीना है पार्ट टाइम जॉब से। अच्छा, इसका पंगा पड़ेगा फिर। इनकी अदर इनकम और जोड़ो बच्चे से पहले। बच्चे की इनकम फादर में जोड़ी है ना मैंने, ये वाली, बच्चे की और तो कोई इनकम जोड़ी नहीं। ये वाली इनकम मम्मी पापा में से जिसकी इनकम ज़्यादा है, पहले तो इनकी अदर इनकम बता दो मेरे को, कितनी कितनी है अदर इनकम। अदर इनकम बताओ। हस्बैंड की कितनी है, 10,000 रुपये महीना, 12 महीने की कितनी, 1,20। उसमें से 50,000 की क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और लेडी की कितनी इनकम है, 20,000 रुपये महीना। हाँ, फिर सैलरी होती है, पेंशन, फैमिली पेंशन होती है तो होता है 1/3 माफ़ होता है या 15,000 माफ़ होता है। जो मंथली पेंशन होती है वो सैलरी होती है अगर नौकरी से मिली है। और ओल्ड एज पेंशन माफ़ होती है। अब लिखा तो है नहीं पेंशन कौन सी है, तो मैं सैलरी वाली मान रहा हूँ, पुराने एम्प्लॉयर से मिल रही है। तो आप देखो कितनी, 1,20, 50,000 माफ़ कर दो तो कितना आ जाएगा, 70। और उधर से मिसिस की इनकम कितनी है, 20,000 रुपये महीने के हिसाब से, 240। उसको भी 50,000 रुपये माफ़ होंगे तो कितना रह जाएगा, 190। ठीक, अब देखो इसकी बच्चे की एक बार हटा दो ये वाले पैसे। फादर साहब की इनकम 45,000, 25 और 52 जोड़ना, 45,000, 25 और 52, ये वाले छोड़ दो एक बार, ये वाले 45, 25, 70 और 52, 1,22 और 70, 192। यानी ये बच्चे वाली इनकम लो हटा देता हूं, बच्चे वाली हटा देता हूं यहां से। इसकी इनकम 192, लेडी की इनकम कितनी, 190, बच्चे की 20। अब देख लो, मैं फोर्थ पॉइंट यहां लिख देता हूं। माइनर को इंटरेस्ट क्या है, ये माइनर को इनकम आई है बिजनेस इनकम, और वहां मेहनत करता नहीं लिखा। कितने रुपए, 20 इधर जोड़ूं, 1,500 रुपये माफ कर दूं तो आंसर क्या आएगा। मदर की इनकम थोड़ी सी कम रहेगी फादर से, कितना आएगा, 2, 10, 500, और ये 190। और ये बच्चे की इनकम बाद में जोड़ लेनी चाहिए, मदर फादर में जिसकी इनकम ज़्यादा है उसमें। मदर से फादर की इनकम सिर्फ 2,000 ज़्यादा थी, इसलिए फादर में क्लबिंग हुई। समझ आया। नीचे 2 केस हैं। कह रहा है कि बच्चा इंडिया रहता है, मम्मी पापा फॉरेन, तो क्लबिंग मत करो, क्योंकि क्लबिंग करोगे कैसे उनमें, उनकी तो इंडिया में कोई इनकम ही नहीं, तो बच्चे पे टैक्स लगाओ, बनेगा तो सही है, 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पे 5, ऐसे कोई क्लबिंग ना करो। नीचे एक सेकंड केस है, बताना, बहुत अच्छा केस है। सेकंड में बताना क्या होगा। कहता है मिस्टर रम्मी सीए है
और कहता है उन्होंने, रम्मी हस्बैंड का नाम है, मैनी नाम की इनकी वाइफ है। ही इंगेज हिज वाइफ मैनी एज एम्प्लॉय फॉर ऑडिट वर्क, और उन वाइफ को 20,000 रुपये महीना सैलरी दे रहा है। वो कौन? सीए साहब दे रहे हैं, रम्मी। कह रहा है क्या? मिसिज मैनी बिफोर मैरिज कंप्लीटेड आर सीए आर्टिकलशिप, सीए आर्टिकलशिप कर चुकी है, वो ट्रेनिंग कर चुकी है अपनी पूरी, एंड प्रेजेंटली अवेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम। सीए बनने वाली है वो, फाइनल का एग्जाम रिजल्ट बाकी है, बस चेयर साथ में लगेगी। तो कहने का अभी वो सैलरी ले रही है, हस्बैंड के ऑफिस में काम कर रही है, ऑडिट का काम कर रही है, 20,000 रुपये सैलरी ले रही है। तो क्या आपको ये सैलरी देना ठीक लगता है? क्या वो सैलरी ले सकती है? बिजनेस के चैप्टर का क्वेश्चन है बाय चांस। क्या ये बिजनेस में अलाउड हो जाएगा? हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, उसके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है। सीए से कम थोड़ी होता है सीए फाइनल का स्टूडेंट, जिसकी आर्टिकलशिप होगी, रिजल्ट आती ऑफिस खोल के बैठ जाएगा। लोग क्या करते हैं, रिजल्ट आने से पहले अपने घर के बोर्ड बनवा लेते नाम से सीए वाले का। रिजल्ट आती टांगनी है बस, सुबह 12 बजे रिजल्ट है, पता लगा घर के बाहर बोर्ड लगे, ऑफिस तैयार, ऐसे तैयार करके रखते हैं। बड़ी जल्दी होती है लोगों को ऐसे। तो वैसे थोड़ा सा वेट कर ही लेना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 1-2 दिन और सही बोर्ड बन जाते हैं। पर कई लोगों को होता है ऐसे, तैयारी करके रखते हैं, फर्में लेके रखते हैं, रिजल्ट आने वाला है, पेपर अच्छे हुए हैं, सीए बनते ही काम शुरू। तो ऐसा एक्चुअल में ना, जो सीए का रिज़ल्ट आता है, जो ये वाला रिज़ल्ट आता है मई वाला, वो रिज़ल्ट आता है अगस्त में जाके, और अगस्त के बाद आपको पता है ऑडिट का सीज़न चल रहा होता है, 30 सितंबर तक ऑडिट हो रही होती है, अगस्त और सितंबर। तो वो जो सीए बनता है ना, उसको जल्दी है। ये मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ भी है, पर मैंने बोर्ड नहीं बनवाए थे। पर हाँ, जब रिजल्ट आना था तो मैंने उससे पहले सब कुछ कर रखा था। एमसीएस कोर्स होता है और होता है, वो सीए बनने से पहले भी कर सकते हो, बाद में भी पहले कर लिए थे सारे, वो मतलब रेडी था। 1-2 लोगों से बात भी कर रखी थी, वो कहते जी, मैंने कहा जी जल्दी, क्योंकि ये होता है बंदा सोचता है जी मार्केट में एक लोगों को पता तो लग जाए ना, इस सीजन में कम से कम, ऑडिट के सीजन में 10, 20, 50 जो भी ऑडिट कर लो, 5, 7 जो भी, नाम तो पता लग जाएगा ना लोगों को। इनकम टैक्स वालों को भी एक और खिलाड़ी मैदान में आ गया है। तो इसलिए क्या है, लोगों को जल्दी इसलिए होती है कि रिजल्ट आया अगस्त में, सितंबर ऑडिट की लास्ट डेट होती है जैसे, तो लोगों को होता है भी जल्दी से जल्दी सारी फॉर्मेलिटी करके 1-1.5 महीने में मुहूर्त मार्त करके अपना ऑफिस शुरू कर दो, ताकि इसी सीजन में लोगों को पता लग जाए, नेक्स्ट टाइम के लिए सारा क्या हो जाए, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही सारी बात बन जाए। नहीं तो नेक्स्ट टाइम भी बताना पड़ेगा लोगों को। तो इस चक्कर में लोग ऐसा करते हैं, पहले तैयार करके रखते हैं। ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, उसने ऐसे तैयार करके रख लिया था। उसके पेरेंट्स भी इनकम टैक्स में थे, लेकिन बाई चांस रिजल्ट नेगेटिव आ गया। हो जाता है कई बार ऐसे, तो अक्सर कई बार ये दिक्कत आ जाती है, तो करना नहीं चाहिए ऐसे। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, ये पहले आ चुका है। 4 बच्चे मिस्टर शर्मा के, 2 डॉटर 2 सन। एनुअल इनकम डॉटर की 9,000 और 4500, लड़कों की इनकम 6200 और 4300। डॉटर की इनकम जो है, एक डॉटर की 4500 वाली, वो डिसेबल है। डॉटर डिसेबल है तो क्लबिंग होगी क्या? ना ना, बाकी तीनों बच्चों की क्लबिंग होगी। चारों बच्चों ने बिना मेहनत से पैसा कमाया, ऐसा है। एक गुड़िया जो है उनकी हैंडीकैप्ड है, उसकी क्लबिंग नहीं होगी। बाकी तीनों बच्चों की इनकम शर्मा जी में जोड़ दो, कितनी? 9,000, 6200 और 4300। लड़के हो चाहे लड़कियां, जोड़ो 9,000, 6200 और 4300, यही है ना। 3 बच्चों की इनकम, तीनों की 1500 रुपये माफ भी तो हो जाएंगे। 9,000 के 7500 रह जाएंगे, 4500 वाली जोड़नी नहीं। 6200 के 1500 कम करेंगे, 4700 रह जाएंगे। 4300 के 1500 कम करेंगे, 2800 रह जाएंगे। तो कितना आ गया टोटल? 15,000। सही है, ठीक है, कर लोगे ना? अगला भी कर लोगे क्वेश्चन। अगला डिस्कस कर लेते हैं, इनकम ऑफ बालूज ऑन बिजनेस। कोई बालू किसी एचएफ का करता है, क्वेश्चन नंबर 13 में। बस ये खत्म ही है टॉपिक, क्योंकि ये क्वेश्चन करके आपका पुराना भी सारा रिवाइज हो जाएगा, जो आपने सेक्शन पढ़े 60 ऑनवर्ड। तो बस ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। आईसीए ने 3-4 ही क्वेश्चन रखे, आपने क्वेश्चन बहुत रखे हैं यहाँ। देखना, क्वेश्चन नंबर 13 तो आप कर लेंगे, क्योंकि इनकम अपने बिजनेस की 48। मिसिस बालू की जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये
डॉक्टर वगैरह कोई फील्ड है तो ये उनकी खुद की इनकम है। माइनर बेटा दीपक है, 15,000 की एफडी उसके दादाजी गिफ्ट दे गए थे, उससे करवाई एफडी बच्चे ने 15,000, किस में जुड़ेंगे? मदर फादर जिसकी इनकम ज़्यादा है। और माइनर डॉटर पिया डांस परफॉर्मेंस दे रही हैं, मतलब वो डांसर हैं, एक्टिंग डांसिंग ये सब क्या है? पर्सनल इनकम है। आजकल तो बच्चे खूब, वो शौक है, पेरेंट्स भी खूब भेजते हैं ऐसा करके। पहले कोई जाता था, अब तो कहते हैं स्टडी बाद में देखेंगे, उधर कुछ बने ना बने पहले ये करवाओ, डांस एक्टिंग इन चीज़ों में शायद करियर बन जाए। तो चलो लाख रुपए ये बेटी खुद टैक्स देगी इस पे, क्योंकि एक्टिंग की इनकम है। दीपक लॉटरी जीता है, क्लबिंग होगी? हाँ, लॉटरी तो बिना मेहनत की होती है। 2 लाख किस में जुड़ेगी? मदर फादर जिसकी इनकम ज़्यादा है। किसकी इनकम ज़्यादा लग रही है? मदर की 80,000, फादर की 48,000, मदर में जोड़ दो। इस दीपक की 2 लाख और एक और इनकम है दीपक की 15,000, दीपक की इंटरेस्ट की इनकम और लॉटरी की इनकम 2,15,000 मिसिज में जोड़ दो 80,000 में। 2, 15 और 80 कितने हो गए? 295, 1,500 रुपये एक बच्चे की इनकम माफ कर दो तो 2,93,500 इस तरह से। क्लियर? मिस्टर बालू की इनकम तो खुद की 48 जा रही है। ये हो जाएगा, ये सारा एक ही बात है। 14 क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक, ये पढ़ना। 15 क्या कर रहा है? मिसिस डिम्पल ने अपनी इमोल्ड प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन किसको दे दी? एक कंपनी को दे दी, इस कंडीशन के साथ कि 5 लाख रुपए पर एनम रेंटल इनकम जो है उसके बेटे की वाइफ को दिया जाए। अब मिसिस डिम्पल कह रही है कि उसकी इनकम नहीं है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। गलत कह रही है, चालाक है ये डिम्पल। क्यों? एक किसी थर्ड पर्सन को दे रही है और ट्रस्ट को कह रही है कि मेरी डॉटर इन लॉ को 5 लाख दे देना, जो भी बेनिफिट हस्बैंड को आए इसके या सन्स वाइफ को आए, तो इसमें क्लब होगा। तो ये 5 लाख रुपए डिम्पल में जुड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। सेक्शन कौन सा लग जाएगा? 64(1)(6). वैसे ना भी कुछ होना 64(1) लिख दिया करूँ, आगे का क्लोज ना भी याद रहे। चलो हो जाएगा। 16 भी हो जाएगा। डिसेबल वाले बच्चे की क्लबिंग नहीं होती, याद रखना। चलो 17 हो जाएगा। बच्चे का इंटरेस्ट आया, गिफ्टेड पे इंटरेस्ट आया ना, बिना मेहनत पे क्लबिंग होगी। सारे एक से ही हैं ये गिफ्ट का क्वेश्चन है 19। कहां से गिफ्ट आए उसकी डिस्कशन की गई है। ये क्रॉस ट्रांसफर का 20 लाख वाला 20वां क्वेश्चन। 5 लाख का उसने अपने भाई के बेटे को दिया और भाई ने किसको दे दिए? मिसिज राम को दे दिए 6 लाख। तो ये क्वेश्चन करवाया था मैंने। क्लबिंग 5-5 लाख की अपने अपने हस्बैंड या अपने फादर में होगी, मतलब 5 लाख की, क्योंकि क्रॉस ट्रांसफर कितने का है? 5 लाख का। एक एग्जाम्पल आया था ना, वाटसन वाला था, वाटसन के नाम से, वही एग्जाम्पल है ये, वही क्वेश्चन है सेम। किसमें? हाँ, मेजर सन होगा तो जो सामने वाला मेजर को दे रहा है, मतलब उसमें वैसे तो कोई खुद भी अपने बच्चे को दे दे तो कोई क्लबिंग नहीं होती, लेकिन ये तो प्लानिंग है ना। ये तो क्या तू मेरे किसी परिवार के बंदे को दे दे, मैं तेरे परिवार के बंदे को देता, तो ये गलत है। ये उस परिवार वाले को दिलवाया जा रहा है जिसकी इनकम ही ना हो। मान लो बच्चे में जोड़ो उसकी इनकम ही ना हो, या मेजर माइनर का नहीं, क्रॉस ट्रांसफर का तो मतलब ये होता है कि भाई एक दूसरे परिवार वालों को इसलिए दे रहे हैं ताकि टैक्स बचाया जाए। वैसे एक आदमी खुद के बेटे को क्यों दिलवाएगा? खुद के बेटे को देना है तो वो खुद ही दे दे, चाहे क्लबिंग तो भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जहां भी ये क्वेश्चन आएगा क्रॉस ट्रांसफर का, वहां वाइफ होगी या ज़्यादातर क्या होगा? माइनर बच्चा होगा, क्योंकि मेजर को तो आप दिलवाने थे, तो इतने ड्रामे की जरूरत क्या है? बंदा खुद ही दे देना मेजर बेटे को। 10 लाख रुपए राम अपने मेजर बेटे को दे देता है, कोई क्लबिंग नहीं। तो नॉर्मली आपको क्रॉस ट्रांसफर वहीं एप्लीकेबल करना होता है जहां पे एक दूसरे की वाइफ या माइनर बच्चे को आए, क्योंकि वो क्या है? क्लबिंग की रेंज में आते हैं। चलो पढ़ लोगे, 21वां भी कर लोगे। फर्स्ट डॉटर इनकी क्या है? स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप तो माफ होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में 10,000 रुपये बच्चे को स्कॉलरशिप में से
10 में से 5 स्कॉलरशिप के है, माफ स्कॉलरशिप। बाकी 5,000 में पेरेंट्स में जुड़ेंगे 3500 रुपये ही टैक्स लगेगा, 1500 माफ होंगे। सेकंड डॉटर के 85 जुड़ेंगे, क्लब होंगे, माफ होंगे 1500। थर्ड डॉटर के नहीं जुड़ेंगे क्योंकि वो हैंडीकैप्ड है। बेटा 40,000 रुपये, बेटा माइनर है कि मेजर? माइनर सन है। वो कह रहा है उसने जो ये गिफ्टेड अमाउंट 2 लाख जमा किए थे, कोई पैसे जमा करके हो, कमा के किए हो, गिफ्टेड जमा किए हो, इंटरेस्ट तो बिना मेहनत का है ना, उस पर क्लबिंग होगी। 40,000 में 1500 माफ, 38,500 इनकम में जुड़ जाएगा। पढ़ लोगे? एक क्वेश्चन देखना 23। ए ने 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी किसको दे दी? वाइफ को। और वाइफ ने आगे ये प्रॉपर्टी किसको दे दी? डॉटर इन लॉ को। डॉटर इन लॉ को। तो कहता है हाउस 25,000 रुपये महीने किराए पे दिया हुआ है, तो क्या इस पे टैक्स मिस्टर ए भरेगा कि नहीं भरेगा? बोलो कितना रेंट आ रहा है? 3 लाख रुपए आ रहा है, तो इस पे टैक्स कौन देगा? क्या कहते हैं आप? गिफ्ट का तो रूल लगता नहीं, परिवार वाले हैं सारे। 56 to 10 तो टैक्स नहीं होगा, पर क्लबिंग होनी चाहिए मिस्टर एक्स में, होनी चाहिए। वैसे भी वो कौन है? डॉटर इन लॉ है, और डॉटर इन लॉ हो या वाइफ हो, किसी को भी नहीं दे सकता वो 64(1)(4) में और 1(6) में, दोनों वाले में क्या होनी है? क्लबिंग। इस प्रॉपर्टी पे टैक्स 3 लाख लेस 30% स्टैच्यूटरी 2,10,000 रुपये कौन टैक्स देगा? मिस्टर ए टैक्स देगा। वैसे भी उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मिस्टर ए है, समझो, जो वाइफ को दी बिना कंसीडरेशन, जिसको वाइफ आगे दे रही है, तो हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी। 210 पे टैक्स देने के लिए हस्बैंड मिस्टर ए लायबल होगा, यानी उस लेडी का फादर इन लॉ कह लो, वो लायबल है। ठीक, मिसिस टैक्स नहीं देगी। मिसिस सी जो है ना, वो सन इन लॉ, वो टैक्स नहीं देगी, मतलब वो डॉटर इन लॉ जो भी है, सन्स वाइफ, वो टैक्स नहीं देगी। सही है, हो जाएगा ना। और गिफ्ट का रूल लगता नहीं, पढ़ लोगे? ऊपर बच्चे हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, डांसर, एक्टर हैं, वो सब कर लोगे। एक सी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन ही ज़्यादा है प्रैक्टिस के लिए, लगभग करवा दिए मैंने। जो मेन क्वेश्चन थे, डिफरेंट क्वेश्चन थे, वो डिस्कस हो गए, चैप्टर ख़त्म हो गया ये क्लबिंग ऑफ इनकम का।